तो कल एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको कहा था कि आप लोग थोड़ा सा सोच के आइए कि यहाँ से अगर अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, बेसिकली बैलेंसिंग के अंदर। तो बहुत सारा पार्ट बैलेंसिंग का अब ज़्यादातर ईएससी में पूछा जाता है। तो आप चाहें तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। तो आपने कुछ सोचा या फिर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कंटिन्यू करूँ उसे? आपने कुछ सोचा या फिर मैं कंटिन्यू करूँ? अगर आपने कुछ नहीं सोचा तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक बार बता दीजिए अगर आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं की हो तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। कंटिन्यू करें, ठीक है। सो बेसिकली कल अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस कैलकुलेट करने सिखाए थे। इसी तरीके से आज मैं आपको बताता हूँ स्वयं कपल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए स्वयं कपल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फोर्स लग रहे थे जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लग रहे थे। एक फोर्स लग रहा था यहाँ पर और एक फोर्स लग रहा है इस जगह पर। इस फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये आएगा 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। दूसरा जो फोर्स था हमारे पास में वो था 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर cos 90 प्लस थीटा। और हमने कहा था कि ये जो फोर्स है दोनों फोर्स ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एल पर लग रहे हैं। तो वो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट डेवलप करते हैं, वो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट डेवलप करते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर स्वयं कपल। इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग अभी डील करने वाले हैं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्वयं कपल के लिए? स्वयं कपल इक्वल्स टू, आप बोल सकते हैं कि सर ये डिस्टेंस L/2 है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमारे पास L/2 है। तो दिस फोर्स will produce counterclockwise moment and this force will produce clockwise moment. So I think swing couple can be written as 1 - c mr omega square cos theta multiply by L/2 minus 1 - c mr omega square cos 90 plus theta L/2. Swing couple equals to 1 - c mr omega square cos theta multiply by L/2 minus 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर cos 90 प्लस थीटा। ये बन जाएगा आपके पास में sin थीटा। cos 90 प्लस थीटा ये बन जाएगा आपके पास में माइनस sin थीटा। तो माइनस माइनस प्लस दिस will be L/2. So finally we can simplify this like 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर L/2 ब्रैकेट में आएगा आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा। बेसिकली आज हम एक नए इंटरनेट कनेक्शन के साथ में इस क्लास को कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अभी बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? अभी बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है ना? हाँ, आवाज अगर डिस्टर्ब हो ना तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। सो स्वयं कपल इक्वल्स टू 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर L/2 cos थीटा
प्लस साइन थीटा, ये आपके पास में एग्जैक्टली स्वयं कपल आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इस वेरिएशन की, इसके अंदर अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ तो उस वेरिएशन के लिए कि लाइक स्वयं कपल कब मैक्सिमम होगा, स्वयं कपल कब मिनिमम होगा, ये सारी कहानी डिपेंड करती है कॉस थीटा और साइन थीटा के इस सम के ऊपर। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर ले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें थीटा की वो वैल्यूज मिल जाएगी जिसके लिए ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपके पास में साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये बन गया आपके पास में टेन थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थीटा इक्वल्स टू, एक तो आ रहा है 45 डिग्री एंड दूसरा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 प्लस 45 डिग्री मतलब 225 डिग्री। तो ये एंगल्स बेटा याद रखना, ईएससी एग्जाम के अंदर ये एंगल्स हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गेट एग्जाम तो हालांकि जो क्वेश्चन हमें देता है वो क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल, एक अच्छा न्यूमेरिकल डिजाइन करने की वो कोशिश करता है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बेसिकली ये बन जाएगा स्वयं कपल इक्वल्स टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। सो स्वयं कपल इक्वल्स टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। कॉस 45 डिग्री का मतलब है 1 डिवाइड बाई रूट टू, ये भी आ गया कितना आपके पास 1 डिवाइड बाई रूट टू। सो ऐसे में जो स्वयं कपल हमारे पास में आ रहा है वो स्वयं कपल कितना बन जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा एक रूट टू। सो इट विल बी लाइक रूट टू डिवाइड बाई, देखिए इन दोनों को ऐड करने से रूट टू आएगा और डिवाइड बाई टू भी तो ना एक 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। सो ओवरऑल ये आ रहा है बेटा 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। तो स्वयं कपल यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस 1 बाय रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। अगर मैं बात करूँ दूसरे एंगल पर एट थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्री, 225 डिग्री, अगर 225 डिग्री पर मैं बात करूंगा तो ये जो स्वयं कपल मेरे पास में आने वाला है ये आने वाला माइनस 1 बाय रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा मैक्सिमम वेरिएशन तो ये बन जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 1 बाय रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। सो ये होगा आपका मैक्सिमम वेरिएशन। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कल आपने वेरिएशन देखा था अट्रैक्टिव फोर्सेस में, आज आप वेरिएशन देख रहे हो स्वयं कपल में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास में उसे हमने क्या बोला था यहाँ पर, हैमर ब्लो। So what is actually hammer blow? I will explain in a crystal clear way. Let us suppose जो व्हील आपको दिया गया है ये व्हील कुछ इस तरीके का है। आपको मैं बताता हूँ कि जो बैलेंसिंग मास लगाया जाता है बेसिकली वो इसी व्हील के ऊपर लगाया जाता है। वो हम रिप्रेजेंट वहाँ करते हैं लेकिन वो लगाया यहाँ पर जाता है। तो ये आपके पास में वो बैलेंसिंग मास कैपिटल बी हो गया। ये जो बैलेंसिंग मास है ये स्मॉल बी रेडियस के ऊपर होता है। जब आप देखेंगे ये स्मॉल बी रेडियस के ऊपर तो बाहर की साइड जब ये रोटेट करेगा ना, ऑफकोर्स ये रोटेट करेगा,
जब ये रोटेट करेगा तो ये बन जाएगा बी बी ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे में एक कंपोनेंट आपके पास में इधर आ जाएगा बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, आपको पहले भी बताया था ये एंगल थीटा है। और एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा विच इज बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। कॉस थीटा के साथ क्या हो रहा था ये आपने अभी तक देख लिया था, ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था जिनको आपने डील भी कर लिया था। अब हम बात करेंगे अबाउट साइन थीटा। सो व्हाट अबाउट साइन थीटा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो ये फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एफ वी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा उसी को हैमर ब्लो बोला जाता है। तो क्या होता है हैमर ब्लो? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल अनबैलेंस force is known as hammer blow. Maximum value of vertical unbalanced force is known as hammer blow. इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? हैमर ब्लो कहेंगे। सर अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, देखिए बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो जो हैमर ब्लो आएगा बी बी ओमेगा स्क्वायर, इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पर हैमर ब्लो। तो मेरे ख्याल से तीनों इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, इन इफेक्ट का सिग्निफिकेंस अब समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास में ट्रैक है, ठीक है। सो और लेट सपोज अगर ये लोकोमोटिव है। सो देखिए लोकोमोटिव का जो वर्टिकल मूवमेंट होगा ना वो होगा हैमर ब्लो की वजह से, और लोकोमोटिव का जो मूवमेंट कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बोर्ड इसी पे आपको दिखाऊंगा कि अगर कुछ इस तरीके का जो मूवमेंट होगा ना, ठीक है, वो इफेक्ट आएगा बेसिकली किसकी वजह से? स्वेइंग कपल की वजह से। तो स्वेइंग कपल का जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू हैमर ब्लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर स्वेइंग कपल के इफेक्ट को कम करने के लिए हैमर ब्लो अगर थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़ जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ना वो आप देखते हैं व्हील के अंदर थोड़ा बहुत आपको दिखाई भी देगा। अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो व्हील के अंदर जो वर्टिकल मूवमेंट स्लाइड आपको देखने को मिलता है वही हैमर ब्लो होता है। तो वो इतना डेंजरस नहीं होता एज कम्पेयर टू स्वेइंग कपल, इसलिए क्योंकि स्वेइंग कपल को अगर आप कम करेंगे तो हैमर ब्लो बढ़ेगा, हैमर ब्लो को कम करेंगे तो स्वेइंग कपल बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्वेइंग कपल को कम करने के लिए थोड़ा बहुत हैमर ब्लो को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप लोग अपना डाउट पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कावेरी, ओम, पवन, प्रथमेश, रजत, समीक्षा, तुषार, ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये वो पार्ट है जहाँ तक गेट फोकस कर सकता है। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो बेसिकली वो पार्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ इनलाइन इंजन। यहाँ से जो कहानी है उसके ऊपर गेट इतना फोकस नहीं करता है, लेकिन हाँ ईएससी जरूर यहाँ पर फोकस करता है। ईएससी जरूर बेटा यहाँ पर फोकस करता है। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि आप चाहें तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि सर अगर गेट में इतना नहीं आता है, अभी हम गेट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसके आगे का पॉइंट भी बता सकते हैं। लेकिन
अगर आप चाहें तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इनलाइन इंजन्स क्या होते हैं, इसमें हम दो तीन तरह के केस पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा आपके पास में केस नंबर 1, एक नंबर 2 सिलेंडर इनलाइन इंजन, 2 सिलेंडर इनलाइन इंजन। देखिए यहाँ पर 2 सिलेंडर इनलाइन इंजन का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पर एक क्रैंक लगा हुआ है और यहाँ पर आपका दूसरा क्रैंक लगा हुआ है। तो बेसिकली ये क्रैंक 1 है और ये क्रैंक 2 है। अगर आप देखेंगे क्रैंक 1 एंगल थीटा के ऊपर है तो क्रैंक 2 ऑफ कोर्स क्लियरली दिखाई दे रहा है 180 प्लस थीटा के ऊपर है। सो ऐसे में अगर मैं अभी अभी देखिए, अब इस केस में आप भूल जाइए कि आपने किसी तरह की कोई बैलेंसिंग की है। आप तो सिर्फ और सिर्फ वो फाइंड कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर टोटल प्राइमरी फोर्स कितना आएगा। तो आप कहेंगे प्राइमरी फोर्स ड्यू टू एक नंबर प्लस प्राइमरी फोर्स ड्यू टू दो नंबर। ये जो 1 माइनस सी वाला पार्ट आ रहा है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। 1 माइनस सी का जो पार्ट आ रहा है देखिए यहाँ पर, ये आता है आफ्टर बैलेंसिंग। अगर आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी स्लाइड मेरे पास ही अवेलेबल है। बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो फिर भी अवेलेबल नहीं होती, पर यहाँ तो अवेलेबल है। जब मैं बैलेंसिंग करने गया तो देखिए पहले ये अनबैलेंस फोर्स था, फिर मैंने बैलेंसिंग की तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये अनबैलेंस फोर्स आ गया। तो ये आया आफ्टर बैलेंसिंग। ये वाला फैक्टर कब आता है? आफ्टर बैलेंसिंग। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई बैलेंसिंग की ही नहीं है। सो जब बैलेंसिंग से पहले की अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में एक नंबर की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दो नंबर की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 सॉरी कॉस, क्योंकि 180 पर है ना, 180 प्लस थीटा। सो यहाँ पर जो प्राइमरी फोर्स आएगा बेटा वो बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास में प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स आ चुका है। ओहो, गलती कर दी। देखो ये कॉस 180 प्लस है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस कॉस थीटा। सो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 0। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्राइमरी फोर्स ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो गया। ये आपके पास में की पॉइंट है कि जब 2 सिलेंडर इनलाइन इंजन के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर जो प्राइमरी फोर्स होता है ना वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं प्राइमरी कपल, जैसे मान लीजिए अगर मुझे स्वयं कपल प्राइमरी फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा देखिए जरा। अच्छा अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होने वाले, मैं पहले बता देता हूँ, मैं अभी उसका जवाब दूंगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और ये फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस थीटा। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसकी डायरेक्शन इधर नहीं है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अरे बेटा यहाँ पर जब आप 180 प्लस थीटा लिख रहे हो तो फिर आपको डायरेक्शन नहीं देनी होती है। जैसे थीटा बराबर 0 तो ये फोर्स इधर हो गया और ये कितना आ जाएगा आपके पास में -1, तो ये ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन ले लेगा। तो जब एंगल बता देते हैं ना तो आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी देखिए, क्या हो गया, यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट ऐड कर दिया ना। ऐसे थोड़ी बोला कि एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन उधर, नहीं। जब आप थीटा मान लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन ले लेता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये एल है। इस पॉइंट के अबाउट आपको लिखना है, तो आप बोलेंगे एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एल बाई 2 माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय एल बाई 2। सो स्वयं कपल प्राइमरी इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। सो ओवरऑल स्वयं कपल प्राइमरी इक्वल्स टू ये कितना आ गया आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा
L/2। सो यहाँ पर जो स्वयं कपल है वो क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, डबल। यहाँ पर जो स्वयं कपल है वो क्या हो गया, यहाँ पर डबल हो गया। चलिए, वेरी गुड। प्राइमरी फोर्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, स्वयं कपल ड्यू टू प्राइमरी वो डबल हो गया। अच्छा, सेकेंडरी फोर्स की हम बात करें जिसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, मतलब बहुत कम था, क्योंकि आपने ऑब्लिक्विटी रेशो को बढ़ा दिया था यहाँ पर। सो अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी फोर्स क्या होता है, सेकेंडरी फोर्स पहले मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी फोर्स क्या होगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय n। हाइपोथेटिकल सा मेथड है जो ये बोलता है कि अगर आप m मास को r बाई 4n रेडियस पर लगाते हैं विद एंगुलर स्पीड 2, एंगुलर पोजीशन 2 थीटा, तो ये सिस्टम इतना ही फोर्स डेवलप करता है और ये इसको बैलेंस कर सकता है। हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट है। सो इस केस में अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी फोर्स जो आ रहा है, तो आप कहेंगे एक नंबर की वजह से सेकेंडरी फोर्स और दो नंबर की वजह से सेकेंडरी फोर्स। तो हमने कहा एक नंबर की वजह से सेकेंडरी फोर्स m r बाई 4n टू ओमेगा होल स्क्वायर कॉस 2 थीटा, दो नंबर की वजह से m r बाई 4n टू ओमेगा कॉस 360 प्लस 2 थीटा। सो ओवरऑल अगर आप देखें बेटा तो ये आपके पास में 2 टाइम्स आ रहा है। देखिए ये cos 2 थीटा, ये 360 प्लस 2 थीटा भी उतना ही होता है, तो ये बन जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाय n। ये आपके पास में आ गया सेकेंडरी फोर्स 2 टाइम। सेकेंडरी फोर्स क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आपके पास में 2 टाइम आ गया। अच्छा, सेकेंडरी फोर्स अगर आपके पास में 2 टाइम आ गया है यहाँ से, तो ऐसे कंडीशन में अब आपको चाहिए होगा स्वयं कपल, वो भी सेकेंडरी के लिए। अगर मुझे सेकेंडरी के लिए स्वयं कपल फाइंड करना है तो एक फोर्स सेकेंडरी यहाँ पर लगेगा S1, दूसरा फोर्स सेकेंडरी यहाँ पर लगेगा Fs2। सो Fs1 एंड Fs2 ये तो बराबर है, अगर आप देखेंगे तभी तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये तो बराबर है। अगर सर ये इक्वल है तो इसकी वजह से जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा और इसकी वजह से जो क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा वो दोनों तो बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्वयं कपल ड्यू टू सेकेंडरी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। गेट इसके ऊपर ज़्यादातर पॉइंट्स नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि गेट ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन हाँ ये बैलेंसिंग का ही पार्ट है, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। बोलिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दीजिए। अगर क्लियर है बेटा तो एक बार क्लियर बोल दीजिए आप लोग। सभी स्टूडेंट्स अगर क्लियर हो गया है तो एक बार क्लियर बोल दीजिए। क्लियर, ओके। बाकी स्टूडेंट्स ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसी तरीके से सेम कहानी है, देखिए सेम कहानी। अगर मैं बात करूं फोर सिलेंडर, फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन, फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन की अगर मैं बात करूं तो फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन की कहानी अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, जरा देखिए। एक लिंक यहाँ पर, सॉरी एक क्रैंक, दूसरा क्रैंक, तीसरा क्रैंक एंड द फोर्थ क्रैंक। क्रैंक नंबर 1 नंबर, क्रैंक नंबर 2 नंबर, क्रैंक नंबर 3 नंबर, क्रैंक नंबर 4 नंबर। देखिए क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेटर ऑप्शन की इसको इस तरीके के व्यू से हम लोग दिखाएं। पहली जो क्रैंक है वो थीटा के ऊपर है, दूसरी जो क्रैंक है बेटा वो 180 प्लस थीटा पर है, थर्ड जो क्रैंक आप यहाँ पर देख रहे हैं वो भी 180 प्लस थीटा के ऊपर है, एंड फोर्थ जो क्रैंक है वो थीटा के ऊपर है। ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा।
अब अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी फोर्स आपसे पूछूंगा, प्राइमरी फोर्स, तो वो बन जाएगा आपके लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। मैं आपसे पूछूंगा दूसरे के लिए, तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर 180 प्लस थीटा। तीसरे के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस थीटा। एंड द फोर्थ वन के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सो यहां से एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। सो आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, सब जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स बच रहा है प्राइमरी वो जीरो। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो अरेंजमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर इसे थीटा 180 प्लस थीटा, इनसे प्राइमरी फोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जीरो रहा है। एक्चुअल में ये बाय दी हेल्प ऑफ फायरिंग ऑर्डर हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में प्राइमरी फोर्स जो है वो आपके पास में जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ प्राइमरी कपल, लाइक ड्यू टू दिस अरेंजमेंट स्विंग कपल कितना आता है, तो हमने कहा कि ये फोर्स कितना है, ये है सर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अगर मैं बात करूँ बेसिकली ये फोर्स कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ऐसे माना जा रहा है ना, माना जा रहा है ये एल है, ये जो डिस्टेंस है ये एल है, ये जो डिस्टेंस है ये एल है। अगर इसके अबाउट में मोमेंट लेना चाहूँ तो कॉमन सेंस बोल रहा है, देखिए इसकी वजह से जो मोमेंट होगा और इसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से जो मोमेंट होगा और इसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो प्राइमरी फोर्स की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, प्राइमरी फोर्स की वजह से जो स्विंग कपल बनेगा वो जीरो आ रहा है। अच्छा, सेकेंडरी फोर्स अगर मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ तो ये बन जाएगा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 360 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 360 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। सो ऐसी स्थिति में एफ एस इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में, देखिए दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फोर टाइम्स ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। सो सेकेंडरी फोर्स अभी भी यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाया है। इसी तरीके से अगर मैं फाइंड करूँ स्विंग कपल फॉर सेकेंडरी फोर्स, देखिए जब स्विंग कपल की आप बात करेंगे तो अगर मैं फिर से फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, फोर्थ फोर्स, this will be L, this will be L, this will be L, m r omega square cos 2 theta by n, m r omega square cos 360 plus 2 theta by n, m r omega square cos 360 plus 2 theta by n, m r omega square cos
टू थीटा बाई। अगर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा बेटा उसको ये बैलेंस कर देगा, इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा उसको ये बैलेंस कर देगा। सो ओवरऑल यहाँ पर जो कपल आएगा वो 0 हो जाएगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, अब मैं बात करूंगा 6 सिलेंडर। प्राइमरी फोर्स स्वयं कपल फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी फोर्स स्वयं कपल ड्यू टू सेकेंडरी। ये पहले में भी 0 था, 2 सिलेंडर में भी 0 था, लेकिन ये आपके पास में आ रहा था 2 टाइम्स। ये अभी भी 0 आ रहा है, अभी भी 0 आ रहा है, लेकिन दिस टाइम ये भी 0 हो चुका है, ये 4 टाइम्स आ रहा है। जब अब मैं बात करूंगा बेटा तीसरा केस, 6 सिलेंडर, 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन, तो यहाँ पर जो क्रैंक पोजीशंस रखी जाती है उसमें पहली क्रैंक होती है बेटा थीटा पर, दूसरी क्रैंक होती है 120 प्लस थीटा पर, एंड द थर्ड क्रैंक इज 240 plus theta. Fourth crank is once again 240 plus theta. Next crank is 120 plus theta, and the last one is again theta. And the last one is again theta. So देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं प्राइमरी फोर्स की बात करूँ उसके लिए पॉइंट की जरूरत नहीं है, वो 0 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब होगी। स्वयं कपल प्राइमरी के लिए ऑफकोर्स 0 आएगा, दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी फोर्स जब आप उसको भी सॉल्व करेंगे बेटा वो भी 0 आने वाला है, और सेकेंडरी कपल ये भी क्या आने वाला है 0। इसलिए बोला जाता है 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन जो होता है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है। तो कंप्लीटली बैलेंस्ड, तो ये इनलाइन इंजन के लिए पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। मतलब 6 सिलेंडर के अंदर 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0। अब आप लोग बोलिए, आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो अननेसेसरी इस पॉइंट को खींचने वाली बात है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद से इस बात को वेरीफाई करके देख सकते हैं। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना। सभी स्टूडेंट्स एक बार बोल दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना। क्लियर। सो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट रेडियल इंजन्स। अबाउट रेडियल इंजन्स, उनके लिए एक मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड। सो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये मेथड। डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। देखिए देखिए सबसे पहले इस मेथड को हम लोग सिंगल स्लाइडर पे लगा के देखते हैं, सिंगल स्लाइडर पे लगा के देखते हैं, फिर हम लोग रेडियल इंजन्स पर जाएंगे। देखिए हमें अगर पता करना है कि सिंगल स्लाइडर के ऊपर कितना अनबैलेंस फोर्स होता है, ये मेथड क्या बताता है, यूज टू डिटरमाइन unbalanced force, used to determine unbalanced force। अनबैलेंस फोर्स फाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कितना है। तो क्या करना पड़ता है आपको, देखिए जरा ध्यान से। आपको लाइन ऑफ एक्शन से, जैसे मान लीजिए ये आपका स्लाइडर क्रैंक है, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका स्लाइडर क्रैंक है, ये
क्लियर है? ये इतना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी फोर्स के लिए, तो आपको इस लाइन ऑफ एक्शन से, देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से उतना ही एंगल इधर साइड पे बना देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन है, तो यहाँ से बिल्कुल सेम थीटा एंगल के ऊपर ही आपको एक m/2 मास लगाना, m/2 मास की एक क्रैंक लगानी होती है, और इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में सेम m/2 मास की एक क्रैंक लगानी होती है। इस क्रैंक को बोलते हैं बेटा डायरेक्ट क्रैंक, और इसको बोला जाता है रिवर्स क्रैंक। डायरेक्ट क्रैंक एंड रिवर्स क्रैंक। सो जब आप दोनों को सेम स्पीड ओमेगा प्रोवाइड करेंगे, तो ऑफकोर्स इन दोनों के एक एक कंपोनेंट आप देख सकते हैं, इन दोनों के एक एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ऑफकोर्स इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करूँ, तो जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ m/2, m/2 radius is r, speed is omega, m/2 r omega square cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज m/r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सर ये क्यों किया आपने? ये सिर्फ और सिर्फ हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये जो मेथड है ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कि हमें सिंगल स्लाइडर के रिजल्ट तो पता है, तो क्यों ना सिंगल स्लाइडर के रिजल्ट से ही हम लोग शुरुआत करें। तो हमने सिंगल स्लाइडर के रिजल्ट के अंदर इस बात को वेरीफाई किया कि ये जो मेथड है ये परफेक्ट रिजल्ट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हमने देखा कि ये जो मेथड है ये परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है। हमने कहा एक बार अगर हम लोग सेकेंडरी फोर्स के लिए भी ये अप्लाई करके देख लें, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हमको ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने फिर से ये बनाया लाइन ऑफ स्ट्रोक, फिर से बनाया बेटा लाइन ऑफ स्ट्रोक, और हमने कहा कि इस बार सेकेंडरी फोर्स है इसलिए कितने एंगल पे लगाएंगे, 2 थीटा के ऊपर। सो 2 थीटा के ऊपर, 2 थीटा के ऊपर। तो जिस साइड आपका एक्चुअल क्रैंक है उस साइड जो क्रैंक लग रहा है उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट क्रैंक, और उसको बोलते हैं रिवर्स क्रैंक दूसरी वाली को। सो आप देख सकते हैं कि ये भी ऑफ कोर्स m/2 मास रहेगा, ये भी ऑफ कोर्स m/2 मास रहेगा। अभी अभी मैंने बताया था रेडियस r/4n होती है सेकेंडरी फोर्स के लिए, और स्पीड 2 ओमेगा रहती है। रेडियस r/4n एंड द स्पीड विल बी 2 ओमेगा। सो इसके लिए भी अगर आप देखेंगे बेटा, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। सिमिलरली इस केस में भी एक कंपोनेंट आएगा इधर और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो सेकेंडरी फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ m/2 r/4n 2 ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा। सो सेकेंडरी फोर्स इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास में आ गया सेकेंडरी फोर्स, सेकेंडरी फोर्स। तो इसका मतलब ये मेथड तो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। अगर बिल्कुल सही जवाब दे रहा है तो ये मेथड जिन केसेस के लिए हमने डेवलप किया है उन केसेस के लिए अब हम अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंजन आता है वो है थ्री सिलेंडर रेडियल इंजन, थ्री सिलेंडर रेडियल इंजन। सर पहले तो ये बताइए कैसा दिखाई देता है, अभी बताएंगे, अभी बताते हैं आपको ये कैसा दिखाई देता है। देखिए थ्री सिलेंडर रेडियल इंजन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें एक क्रैंक होती है, ये रही वो क्रैंक, ठीक है। इसके साथ जुड़ा होगा ये आपके पास में एक सिलेंडर आ गया,
और ये आ गई कनेक्टिंग रॉड। ये एक और लाइन ऑफ एक्शन है आपका, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर ये भी एक कनेक्टिंग रॉड ही तो है, तो क्यों ना इसको डायरेक्टली कनेक्टिंग रॉड बना ही दे। ये भी तो एक कनेक्टिंग रॉड ही है। ओके, ये आपके पास में एक और सिलेंडर आ गया। ये एक और सिलेंडर आ गया, 3 सिलेंडर रेडियल इंजन। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये क्रैंक ऐसे घूमती है। सही लग रहा है, क्रैंक जो है वो ऐसे घूमती है। क्लियर है? वैसे इस सर्किल को मिटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डिस्टर्ब कर रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरेंजमेंट मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, किसी को भी बेटा इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर है या नहीं है, इतना आपको क्लियर है या नहीं है। अब अगर मैं इसका लाइन ऑफ स्ट्रोक बनाना चाहूँ तो देखो ये पिस्टन जो है वो बेसिकली, थोड़ा सा मुझे ना नहीं पता डायग्राम, फीलिंग नहीं है इसमें। जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। लाइन ऑफ स्ट्रोक पहले बनाना पड़ेगा, तभी आपको पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अब ठीक है, ये पहले मैंने लाइन ऑफ स्ट्रोक बना दी। अब देखो ये है क्रैंक, ये यहाँ पर क्रैंक, और इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड। अब ठीक लग रहा है। और ये पिस्टन, और ऑफ कोर्स ये सिलेंडर। ओके, उसके बाद में ये कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि जब तक सही से आपको दिखेगा नहीं ना, आप इमेजिन कैसे कर पाएंगे उस चीज को। ये कनेक्टिंग रॉड, अब ठीक लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सर तीनों तीनों लाइन ऑफ स्ट्रोक में, ये फर्स्ट का लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये सेकंड का लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये थर्ड का लाइन ऑफ स्ट्रोक है। नंबरिंग भी कर दीजिए यहाँ पर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सो इनके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में 120 डिग्री, इसके बीच में 120 डिग्री, इसके बीच में 120 डिग्री, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल हमें दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से एंगल एंगल फाइंड करने में आपको किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर एंगल हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स पता करना है। तो हमने कहा फॉर प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो दो क्रैंक यहाँ पर, सारी क्रैंक है ना वो इसी जगह पर लग रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी क्रैंक लगाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी क्रैंक कहाँ पर लगी हुई है, इसलिए मैं इसको अलग जगह पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर तो दिखा रहा हूँ डायरेक्ट क्रैंक, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको रिवर्स क्रैंक। यहाँ पर आएगा डायरेक्ट क्रैंक, यहाँ पर आएगा बेटा रिवर्स क्रैंक। सो डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं और ये लाइन ऑफ स्ट्रोक बना दें इसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 नंबर के लिए, 1 नंबर, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा सभी लोग। 1 नंबर लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक कितना एंगल बना रहे, 0 डिग्री। तो लाइन ऑफ स्ट्रोक से 0 डिग्री
और लाइन ऑफ स्ट्रोक से 0 डिग्री। डायरेक्ट मतलब उसी डायरेक्शन में, रिवर्स मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब 0 डिग्री के लिए तो क्या ही सेम डायरेक्शन और क्या ही अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना ये मास जो है ये m/2 है, याद रखना, ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक नंबर की वजह से क्रैंक डायरेक्ट और रिवर्स दोनों मैंने लगा दी। अच्छा एक बार बताएं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कंफ्यूज ना हो जाए बेटा इसके अंदर, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज में, क्योंकि मैं दूसरी क्रैंक लगा दूंगा तो फिर पहली वाली क्लियर नहीं हो पाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ, ये चीज है ना ईएससी कन्वेंशनल के अंदर पूछी जा चुकी है। कन्वेंशनल में ये पूरा इंजन आया था वहां पर, जिसके अंदर हमें अनबैलेंस फोर्स कैलकुलेट करके बताना था। रेडियल इंजन आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2007 में पूछा गया था, ये 2007 या 2010 में से किसी में पूछा गया था। बताओ डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक जैसे मैंने लगाई है, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ यार, तुम्हारा मैसेज नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पता चले नेट वेट बंद तो नहीं हो गया। कावेरी, ओम, पवन, प्रथमेश, रजत, समीक्षा, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके क्लियर हुआ, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है बेटा, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है 2 नंबर का। यहां से ये क्रैंक 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है बेटा, ये देखिए ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है। यहाँ से 120 डिग्री मतलब ये वाली जगह, तो यहीं पर लगेगा आपका सेकंड रेजिमेंट की वजह से डायरेक्ट क्रैंक। सेकंड सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर है ना, उसके लिए डायरेक्ट क्रैंक। और इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे जाओ 120 डिग्री पर, यहाँ पर लग जाएगा बेसिकली, यहाँ पर लग जाएगा बेटा बेसिकली रिवर्स क्रैंक 2 नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर 3 नंबर के लिए, सो 3 नंबर से ये देखिए, ये 3 नंबर का लाइन ऑफ स्ट्रोक है। यहाँ से क्रैंक कितना एंगल बना रही है? 240 डिग्री। एक ही साइड में मेजर कर रहा हूँ, एंगल ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं, कलर ही खत्म हो गया। यहाँ से 240 डिग्री मतलब इसी जगह पर आ रहे हैं वापस, और यहाँ से रिवर्स 240 डिग्री का मतलब इस जगह पर। तो डायरेक्ट तो इसी जगह पर आ रही है 3 नंबर भी, लेकिन रिवर्स आ रही है इस जगह पर। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सब कुछ इसी जगह पर लगा हुआ है। इमेजनरी है, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन हमने इसको अलग अलग इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो अगर तीनों डायरेक्ट क्रैंक एक ही जगह पर लग रही है तो इनकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ऐड हो जाएगा। लेकिन इन रिवर्स क्रैंक की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो 120, 120 और 120 डिग्री पर, जब तीन फोर्स 120 डिग्री पर होते हैं वो भी इक्वल, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है। आप फाइंड करके देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट ये तो कंप्लीटली 0 हो गया, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स m/2 r ओमेगा स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर इंजन के लिए जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है बेटा वो होता है 3/2 mr ओमेगा स्क्वायर। बेटा इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, और कन्वेंशनल ईएससी कन्वेंशनल के अंदर ये आपको पूरा समझाने के लिए भी बोला गया था, तो मैंने आपको समझा भी दिया है। अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। लेकिन जरा आप बताएं, आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा सेकेंडरी फोर्स अगर फाइंड करना हो तो सर अभी सेकेंडरी फोर्स भी बता देते हैं। फॉर
secondary unbalanced force। देखिए यहां पर आप लिखेंगे डायरेक्ट क्रैंक और यहां पर आप लिखेंगे रिवर्स क्रैंक, डायरेक्ट क्रैंक एंड रिवर्स क्रैंक। पहले हम लोग लाइन ऑफ स्ट्रोक को दिखा देते हैं ताकि एंगल मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज, एक नंबर सिस्टम के लिए बेटा, एक नंबर सिस्टम के लिए क्रैंक 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 0 डिग्री तो कुछ मेजर ही नहीं करना, एक नंबर यहीं पर आ जाएगा, ये एक नंबर आ गया, सो एक नंबर। दूसरी साइड भी 0 डिग्री मतलब इसी जगह पर आएगा एक नंबर, ये एक नंबर। वेरी गुड। अब 2 नंबर की बात करते हैं, अब जरा दिमाग लगाना। 2 नंबर 120 डिग्री बना रहा है इस साइड, अरे दिखाई दे रहा है ना, तो पता चले मैं ऐसे बना रहा हूँ। 120 डिग्री बड़ा सा बना दिया, 120 डिग्री। सेकेंडरी क्रैंक जब लगाई जाती है, सेकेंडरी फोर्स जब फाइंड किया जाता है बेटा, तो डबल एंगल 2 थीटा पे लगता है, तो आपको 240 डिग्री पर जाना पड़ेगा। 240 डिग्री यहाँ से अपोजिट, 2 नंबर इसी जगह। तीसरे के लिए अगर आप देखेंगे तो तीसरा यहाँ से 240 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लो 240 डिग्री का एंगल। तो आप कहेंगे सर यहाँ से सेम डायरेक्शन में 480 डिग्री, ये 360 प्लस 120, यहाँ से ये देखिए, ये ऐसे का ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज, ये 360 प्लस 120, ये रिवर्स आ गया 3 नंबर। तो यहाँ पर तो तीनों 120 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट तो 0 आएगा बेटा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों 120 डिग्री पे नहीं है, तीनों एक साथ है। अगर एक साथ है तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, इनका मास कितना रखा गया था m/2। सेकेंडरी के लिए रेडियस क्या होती है बेटा r/4n, स्पीड क्या होती है 2 ओमेगा। सो ऐसे में ये बनेगा 3/2 mr/ओमेगा²/n। सो जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आएगा इस केस के अंदर F सेकेंडरी, ये बनेगा बेटा आपके पास में 3/2 mr/ओमेगा²/n। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, आई होप बेटा आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता सकता हूँ, किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती है। अगर आप चाहें तो ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हालांकि कन्वेंशनल एग्जाम के अंदर तो यही डायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको कन्वेंशनल क्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो यहाँ से बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद मैं इस तरह का एक और एग्जाम्पल दूंगा जो हमसे पूछा गया था। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। क्या होने वाला वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मैक्सिमम द मैक्सिमम टोटल प्राइमरी फोर्स in a 3 cylinder radial engine with axis 120 degree to one another stroke length 100 mm, speed 3000 rpm, 1.5 kg।
रेसिप्रोकेटिंग मास पर सिलेंडर इज, दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज तो अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसने बोला है कि प्राइमरी फोर्स का जो फॉर्मूला था मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको लिख के दिया था, एफ पी इक्वल्स टू 3/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। सो 3/2 एम की अगर हम लोग बात करें तो ये बोल रहा है रेसिप्रोकेटिंग मास इज 1.5, आर इज रेडियस एंड आई थिंक रेडियस इज गिवन, स्ट्रोक लेंथ गिवन है, तो सो रेडियस इज 50 mm, सो 0.05 एम आर, आर भी पता चल गया, एंड ओमेगा इज 2 पाई एन, एन इज 3000 डिवाइड बाय 60। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस वैल्यू को, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनेगा बेटा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.05 1.5 and 1.5, so answer is exactly 11103.3049 Newton or 11.103 किलो न्यूटन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा, आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बता दें एक बार। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अगर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें वापस अप्लाई कर सकते हैं। एक और इंजन हमसे पूछा गया था, अगर आप चाहें तो मैं वो इंजन आपको वापस बता सकता हूँ। एक और इंजन हमसे पूछा गया था, आप चाहें तो मैं उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको बता सकता हूँ। क्या था इंजन, 90 डिग्री वी इंजन, 90 डिग्री वी इंजन। उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सर वो कैसा दिखाई दे रहा था, जरा हमको ये समझा दो। ये देखो, ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बताते हैं इसको। अच्छा, आप ट्राई करना चाहेंगे इसके लिए, प्राइमरी फोर्स के लिए डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक बनाना चाहेंगे? बोलो एक बार ये सुनो, तो मैं 2 मिनट आपको टाइम दूँ, और अगर आप नहीं बनाना चाहें तो फिर मुझे तो बनाना ही है। ट्राई करेंगे, थोड़ी सी गलती करेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि गलती करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एंगल थीटा है, इसको आप 1 नंबर सिस्टम बोल सकते हो, इसको आप 2 नंबर सिस्टम बोल सकते हो। तो हमने कहा कि कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्राइमरी फोर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर प्राइमरी अनबैलेंस प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन समझाओ पहले। ये 1 नंबर के लिए लाइन ऑफ एक्शन, ये 2 नंबर के लिए लाइन ऑफ एक्शन फॉर डायरेक्ट, एंड फॉर रिवर्स लाइन ऑफ एक्शन फॉर 1 नंबर। अरे टेढ़ा कैसे जान लग गया ये। 1 नंबर के लिए लाइन ऑफ एक्शन, 2 नंबर के लिए लाइन ऑफ एक्शन, एक और दो दोनों के लिए। ये डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट क्रैंक के लिए, और ये रिवर्स क्रैंक के लिए।
देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक नंबर सिस्टम से, तो एक नंबर सिस्टम से आपकी क्रैंक जो है वो कितना एंगल बना रही है सर? वो एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा, और जिस साइड एंगल बना रही है ना उसी साइड आपका डायरेक्ट क्रैंक आएगा। तो इधर 90 माइनस थीटा मतलब इधर से थीटा, ये इधर से 90 माइनस थीटा एक ही बात है। ये बन गई आपकी क्रैंक, ये बन गई आपकी क्रैंक। ये डायरेक्ट क्रैंक है, इसे आपने बोल दिया एक नंबर। अच्छा, अगर दो नंबर से हम बात करेंगे तो दो नंबर से कितना एंगल बन रहा है? दो नंबर से बेटा कितना एंगल बन रहा है? थीटा। देखो 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 देखो, थीटा। तो आप कहेंगे सर यहां से थीटा मतलब दो नंबर भी इसी जगह पर आ रही है। डायरेक्ट क्रैंक दोनों के लिए बन गई। अच्छा रिवर्स की बात करें, रिवर्स की 90 माइनस थीटा मतलब यहां से थीटा, एक नंबर के लिए रिवर्स क्रैंक, ये बना दिया हमने। इधर से थीटा डायरेक्ट के लिए बनाया, तो इधर इधर थीटा रिवर्स के लिए, ये दो नंबर के लिए आपने। सो दिस विल बी this will be for एक नंबर एंड दिस विल बी फॉर दो नंबर। सो दोनों आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे है, तो दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा ना वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। यहाँ पर जो फोर्स आने वाला है, यहाँ पर जो फोर्स आने वाला है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा टू टाइम्स एम बाई टू आर ओमेगा स्क्वायर। सो ओवरऑल ओवरऑल जो फोर्स आएगा वो आएगा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक नाउ ये थोड़ा सा इजी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर समझ गए हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कहानी। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर फॉर सेकेंडरी सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो सर सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स उसके लिए भी मुझे यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारे लिए डायरेक्ट, और ये बन जाएगा हमारे लिए रिवर्स क्रैंक, डायरेक्ट क्रैंक एंड रिवर्स क्रैंक। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकेंडरी, तो मतलब डबल एंगल पर मुझे लगाना है। तो देखिए एक नंबर से ये 90 माइनस थीटा पर है, तो एक नंबर से 180 माइनस टू थीटा मतलब यहाँ कहीं पर, तो ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स टू थीटा रहा होगा, तभी तो ये 180 माइनस टू थीटा रहा होगा ना। तो ये बन गया बेटा एक नंबर। रिवर्स में ये लो, ये टू थीटा रहा होगा, ये 180 माइनस टू थीटा रहा होगा। सो ये बन गया आपका एक नंबर। अच्छा दो नंबर कैसे बनेगा? यहाँ से देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो हमने कहा कि यहाँ से दूसरे कलर से बना देते हैं, आपको दिखाई देगा। यहाँ से बेटा टू थीटा पर ये बन गया आपका दो नंबर। तो इधर से टू थीटा पर ये बन गया आपका दो नंबर। परफेक्ट परफेक्ट। सो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो। सो एक नंबर के लिए, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए एक कंपोनेंट जो आएगा ना बेटा वो बनेगा एम बाई टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय एन कॉस टू थीटा, इधर कॉस टू थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा बेटा इधर एम बाई टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन टू थीटा। ओके, सिमिलरली अगर आप इसके कंपोनेंट्स करने जाएंगे, इसके कंपोनेंट, सो ये बन जाएगा एम बाई टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय एन
cos 2 theta m by 2 r omega square by n sin 2 theta। ये कंपोनेंट्स आपने कर दिए, मेरे ख्याल से कंपोनेंट्स बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं रिवर्स क्रैंक के लिए बात करूं, तो पहले 2 नंबर को डील कर लेते हैं बेटा। 2 नंबर को डील करेंगे तो 2 नंबर का कॉस कॉम्पोनेंट इधर आएगा m by 2 r ओमेगा स्क्वायर बाय n cos 2 थीटा m by 2 r ओमेगा स्क्वायर बाय n sin 2 थीटा। अच्छा, 1 नंबर के कंपोनेंट्स अगर आप करेंगे तो कलर बदल देते हैं थोड़ा सा। 1 नंबर के कंपोनेंट्स बेटा अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास में m by 2 r ओमेगा स्क्वायर बाय n cos थीटा m by 2 r ओमेगा स्क्वायर बाय n sin 2 थीटा। ये कुछ कंपोनेंट्स आपके सामने आने वाले हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं सर ओवरऑल, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल में देखिए ये कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में देखिए बेटा ये कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में देखिए बेटा ये कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल में देखिए ये कंपोनेंट। सो ओवरऑल जो हॉरिजॉन्टल आएगा हमारे पास में वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2n साइन 2 थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n cos 2 theta plus mr omega square by 2n cos 2 theta minus mr omega square by 2n sin 2 theta। तो ये साइन वाली टर्म से साइन वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आ रहा है वो बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एन cos 2 theta। आई थिंक सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं बेटा इस बात को। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, तो मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, ध्यान रखना डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं। सो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2n cos 2 थीटा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2n sin 2 थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2n cos 2 थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2n sin 2 थीटा। सो आई थिंक यहाँ से भी साइन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, वंस अगेन sin cancel out, so the vertical component is once again mr omega square by n cos 2 theta। So net resultant secondary force will be root 2 mr omega square by n cos 2 theta। देखिए और बताएं कि बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, लाइक सर मुझे नहीं पता चला कैसे आया ये, तो आप लोग पूछ सकते हैं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आई होगी मेरे ख्याल से बात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बोले बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रजत, कावेरी, पवन, ओम, समीक्षा, प्रथमेश, पवन, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था, क्योंकि पता चले क्लास डिस्टर्ब हो जाए और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो। यहाँ से नहीं, ट्रैक्टिव फोर्सेस कल हो गया था फ्रॉम द स्वयं कपर।
चलिए, सो मूव करते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एक लास्ट पॉइंट और बचता है इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ तो वो है बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। एक एनालिटिकल मेथड जिसमें फॉर्मुलेट किया जाता है उसे, उसको अलग से डील कर लेते हैं। अभी जो आपने पढ़ा था वो बेसिकली 90 डिग्री वी इंजन है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल वी इंजन की, बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। देखिए कैसा दिखाई देगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये कैसा दिखाई देगा। थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। देखिए ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है ना, यहाँ से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। सही करते हैं इसको, अब ठीक लग रहा है। ठीक, ये है पिस्टन, और ये बन गया आपका सिलेंडर। ये बन गया आपका सिलेंडर। देखिए ये जो एंगल है आपके पास में, ये एंगल है थीटा, और ये जो एंगल आपके पास में है बेटा, ये है अल्फा। ये जो एंगल आपके पास में है, ये भी है अल्फा। देखिए ये ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस। अब देखिए इसको अगर मैं एक नंबर बोल देता हूँ और इसको अगर मैं दो नंबर बोल देता हूँ, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर फोर्स लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर सिलेंडर नंबर एक, अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी फोर्स लिखने जाऊँ, लाइक मैं कंप्लीट फोर्स अगर लिखने जाऊँ, तो वो फोर्स आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। लाइन ऑफ स्ट्रोक से वो जो एंगल आप लिखा करते थे ना, वो लाइन ऑफ स्ट्रोक से होता था। सर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक का एंगल, ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो बेसिकली एक नंबर सिलेंडर के लिए ये अनबैलेंस फोर्स बन जाएगा कॉस कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय एन। देखिए सिमिलरली फॉर सिलेंडर नंबर दो, ये बन जाएगा बेटा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन। अब अगर मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा प्राइमरी फोर्स फॉर एक नंबर, ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स कर देता हूँ, कंपोनेंट अलोंग ओ वाई इज वर्टिकल एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में एफ टी वन कॉस अल्फा, क्योंकि वो वहां से अल्फा एंगल बना रहा है। सो ओवरऑल क्या बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट
component along OX, वहाँ साइन कंपोनेंट आ जाएगा. सो दिस विल बी एफ पी वन साइन अल्फा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा साइन अल्फा. इसी तरीके से अगर आप बात करें बेटा एफ पी टू प्राइमरी फोर्स फॉर दो नंबर के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस थीटा. ठीक है. सो ये दो नंबर के लिए आप लिख सकते हो. अब दो नंबर के लिए फिर से अगर आप कंपोनेंट लें अलोंग ओ वाई तो ये बन जाएगा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा along OX mr ओमेगा स्क्वायर cos अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा. अब अगर मैं बात करूं बेटा टोटल प्राइमरी फोर्स along OY तो ये बन जाएगा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा. एम आर ओमेगा स्क्वायर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा. तो ये बन जाएगा 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा. ये आपके पास में अलोंग वाई ओ वाई एक्सिस टोटल प्राइमरी फोर्स आ रहा है. अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ टोटल प्राइमरी फोर्स, ये फॉर्मूला कुछ खास काम का है नहीं है लेकिन अब सिलेबस का हिस्सा है तो मुझे बताना पड़ेगा. मेंस एग्जाम के अंदर मतलब अगर प्री एग्जाम की भी बात करें ईएससी के अंदर ये सब पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं. अलोंग ओ एक्स गेट ज़्यादा इस बात पर फोकस करता नहीं है. फ्रॉम द बिगिनिंग में ये चीज़ आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि यार अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए तो मैं इस पार्ट को स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तो हमने कवर कर लिया पूरा. सो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा. ईजी है, बड़ा आसान है. अब अगर आप फाइंड करना चाहें रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स सो देखिए रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स ये बन जाएगा आपके पास में 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा. ये वो फॉर्मूला है. इसी तरीके से अच्छा सेकेंडरी के लिए क्या मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख दूं या पूरा सॉल्व करूं इसी तरीके से? आप जैसा कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली करना क्या है. आप कहेंगे तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा बेटा, आप कहेंगे तो पूरा सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम प्रोसीजर है. बोले जरा एक बार जल्दी से डायरेक्ट लिख देना. हाँ थोड़ा सा टाइम बचेगा ना तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको. सो रिजल्टेंट सेकेंडरी. फिर भी आपको लगता नहीं सर आप बता दो हमें तो मैं पूरा फाइंड करके बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एन रूट ओवर डायग्राम बना हुआ, आप खुद से भी चाहें तो इन चीज़ों को सॉल्व करके देख सकते हैं. कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर साइन अल्फा साइन 2 अल्फा
साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये है पूरी कहानी जो बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखनी होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनिंग क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ। तो इतनी चीजें हैं बेटा जो आपको बैलेंसिंग के अंदर ध्यान रखनी है। सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूँ, मेरे पास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कल परसों शायद करवाया था, कल ही करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा था रिजल्टेंट unbalanced force is minimum in reciprocating engine when the part of mass of reciprocating is balanced with with rotating mass with rotating mass। ये बोल रहा है कि C की किस वैल्यू के लिए जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस आते हैं आपके, बेसिकली वो मिनिमम, जो अनबैलेंस फोर्स आता है बेसिकली वो मिनिमम हो जाता है। तो देखिए आपको जो रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स बताया गया था, वो क्या बताया गया था, वो बताया गया था बेटा आपको 1 - c m r ओमेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस CMR ओमेगा साइन थीटा। तो दो चीजें हैं, एक तो आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं सी की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम आ रहा है, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। दूसरा है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर लो। जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 1/2। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप 50% पार्शियल बैलेंसिंग में जब आप 50% बैलेंसिंग करने जाएंगे बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो अनबैलेंस फोर्स है वो मिनिमम होने वाला है। ऐसी कंडीशन में आपका जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ रोटर शाफ्ट rotor shaft has unbalance as shown in the figure। ये ESC में भी पूछा गया था, shown in the figure। ऑब्जेक्टिव में मतलब प्री में। the total टोटल बोल रहा है ना, डायनामिक रिएक्शन at the support is, देखिए जरा, m mass, e सेंट्रिसिटी, m mass और e सेंट्रिसिटी।
इनके बीच में एक डिस्टेंस दी गई है ए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक कपल डेवलप होगा विच इज एम ई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। आपको पहले भी मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक फोर्स आएगा विच इज एम ई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी एक फोर्स आएगा बेटा विच इज एफ इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे में क्या होगा, ये ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा तो ये जो शाफ्ट ना आपकी, ये बियरिंग के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, इधर नीचे की साइड और इधर ऊपर की साइड। और वो कितना लगाएगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कंप्लीट लेंथ एल है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी सी बाई एल, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी सी बाई एल। तो ऐसे में बियरिंग इसको वापस एक रिएक्शन देगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बियरिंग इसको रिएक्शन देगा आर ए विच इज सी बाई एल। सेम ये आर बी, बियरिंग इसको वापस रिएक्शन देगी विच इज अगेन सी बाई एल। तो अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूँ तो ये नेगेटिव। वो बोल रहा है टोटल डायनामिक रिएक्शन बताओ। अगर टोटल रिएक्शन पूछिए तो आप कहेंगे आर ए प्लस आर बी। सो आर ए इज प्लस सी बाई एल और आर बी इज माइनस सी बाई एल, तो ये जीरो होगा। पर अगर इंडिविजुअल पूछता तो सी बाई एल इस पे होगा, सी बाई एल इस पे होगा। बोले बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको फाइंड करना है। अक्सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। सिंगल सिलेंडर, a single cylinder reciprocating engine, reciprocating engine, a single cylinder reciprocating engine has reciprocating mass, reciprocating mass of 60 kg. The crank rotates, the crank rotates at 60 rpm and the stroke is 320 mm. The mass of the revolving parts at 160 mm and radius is 40 kg, 40 kg. If two-third if two-thirds of the reciprocating parts and the whole of the the revolving whole of the revolving parts are to be balanced, are to be balanced the balance mass required, the
बैलेंस mass required at a radius of 350 mm is बस इतना पूछा है। आपको याद होगा कुछ इस तरह का मैंने आखिरी क्लास में आपको सॉल्व करवाया था, अगर आपको याद हो तो। सो हमने बोला टोटल कितना मास हमें बैलेंस करना है। आखिरी क्लास में अगर याद है तो आपको मैंने लिखवाया था बी बी इक्वल्स टू सी एम रेसिप्रोकेटिंग आर प्लस एम रिवॉल्विंग आर। तो इसको लिखा जा सकता है सी एम रेसिप्रोकेटिंग प्लस एम रिवॉल्विंग मल्टीप्लाई बाय आर। ऐसे तो बताया था। तो कितना मास हमें चाहिए हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया कैपिटल बी। लेकिन किस रेडियस पर चाहिए ये हमें पता है। किस रेडियस पर चाहिए? बैलेंसिंग मास हैज टू पुट एट अ रेडियस ऑफ 350 mm। डेटा भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही था, 350, तो 0.305 इक्वल्स टू सी की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 रेसिप्रोकेटिंग मासेस 60 प्लस रिवॉल्विंग मासेस 40। एंड किस रेडियस के ऊपर है ये? 160, 320 स्ट्रोक लेंथ है तो ये बन जाएगी 160.160। तो देखिए यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, ज़रा कैलकुलेट करके बताएं। ज़रा आप लोग कैलकुलेट करके बताएं बेटा। 2/3 of 60 plus 40 multiplied by 0.16 divided by 0.350। तो क्या ये 36.57 kg आ रहा है? हाँ बिल्कुल कावेरी, बिल्कुल सही बता रही हो आप। सो ये आपके पास में कुछ इतना हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह के मेजर क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ जिसको आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि लाइक आपसे बनेगा नहीं, आपसे बन जाएगा। कैलकुलेशन जो है वो आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इज सिंगल सिंगल सिलेंडर a single cylinder oil engine a single cylinder oil engine has a stroke of 38 centimeter and crank rotates at 360 rpm. The reciprocating the reciprocating parts weight 670 Newton and revolving parts are equivalent to 800 Newton at crank radius a revolving
revolving balance weight revolving balance weight is introduced at a radius of 15 centimeter to balance the whole of revolving and one half of reciprocating parts. The magnitude of balancing weight required and the residual unbalanced force on crankshaft R. ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर हमसे पूछे गए हैं जो आपको फाइंड करके बताने हैं। आप चाहें तो मैं ऑप्शंस भी जो है कुछ खास काम के नहीं है। आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। इन न्यूटन वेट पूछा है, फोर्स पूछा है, तो वेट भी न्यूटन में होगा और फोर्स भी न्यूटन में होगा। सो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। कहाँ से लेना है? यहाँ से इंजन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल आराम से क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, सो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा बैलेंसिंग के अंदर। किसी तरह का कोई डाउट? क्लियर है? एक बार बोल दीजिए सभी स्टूडेंट्स। कावेरी, रजत, पवन, ओम, परमेश्वर, सॉरी प्रथमेश, समीक्षा। ओके, ठीक है।
इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमें पर्टिकुलर ये चैप्टर आप पहले पढ़ा दीजिए, तो जब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे तब आप उस टाइम वो चैप्टर मुझे बता दीजिएगा, हम लोग वो चैप्टर हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल मैथ्स की क्लास में।